Well, so product of the day is Shri Loan Protect. ये पॉलिसी आप लोगों में से काफी लोगों ने सेल की होगी ऑलरेडी। श्री लोन प्रोटेक्ट बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट है और यूजफुल भी है। वो इसलिए कि इसमें जो एक रिस्क फैक्टर दिया गया है वो ऐसा है जो कि इंडिपेंडेंटली हमारे पास इंश्योरेबल नहीं है, और हमारे पास ही क्या ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज उसको इंश्योर नहीं करती हैं, क्योंकि इंडिया में अभी इतनी एडवांस सिस्टम नहीं है कि लॉस ऑफ जॉब या लॉस ऑफ इनकम ऑफ प्रोफेशनल्स को कवर किया जाए। लेकिन इस पॉलिसी का ये एक कंपोनेंट है जिससे ये पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो जाती है। तो देखिए, समझिए इसको, श्री लोन प्रोटेक्ट पॉलिसी क्या है। बेसिकली अगर किसी को कहा जाए कि लोन लेना है तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती, लेकिन लोन एक ऐसी चीज़ है जो कि हर इमरजेंसी में लेने की ज़रूरत भी होती है और इसकी अवेलेबिलिटी भी देखनी पड़ती है, सर्च करनी पड़ती है। और सही मायने में देखा जाए तो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन से लेकर के प्रोफेशनल्स तक, कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस तक, कॉरपोरेशंस तक और यहाँ तक कि गवर्नमेंट्स तक सभी लोन लेते हैं। ये डिपेंड करता है, साइज और सिस्टम बढ़ता चला जाता है, वरना लोन की ज़रूरत सभी को पड़ती है। लोन लेना और देना दोनों आजकल बहुत आसान हो गए हैं। वो इसलिए कि सर्विसिंग ए लोन इज ए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट फॉर द कस्टमर। ज़्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि लोन प्रोवाइड करते हैं वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करते हैं, और ज़्यादातर लोनीज जो होते हैं जो कि लोन लेते हैं उनकी भी ज़रूरतें लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। फॉर एग्जांपल, किसी ने व्हीकल के लिए लोन लिया या किसी ने मकान के लिए लोन लिया तो 5, 10, 15, 20, 25 साल ये नॉर्मल बातें, क्योंकि लोन प्रोवाइडर भी ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करता है और लोनी को भी लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। रीज़न ये है कि लोनी कम से कम अमाउंट की इंस्टॉलमेंट रिपे करना चाहता है और लोन प्रोवाइडर ज़्यादा से ज़्यादा उस पर इंटरेस्ट अर्न करना चाहता है। तो इसमें दोनों का ही वेस्टेड इंटरेस्ट है और दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन है, इसलिए ज़्यादातर लॉन्ग टर्म के ही कमिटमेंट होते हैं। अब लोन जहाँ भी लिया गया वहाँ एक और फैक्टर निकल के आता है, वो ये है कि ये बड़ा प्लान्ड आउटफ्लो है। प्लान्ड आउटफ्लो जहाँ भी आप लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए प्लान कर रहे हैं, उस पीरियड में सब कुछ एज इट इज रहे, सारी कंडीशंस ऐसी ही रहे, ये बड़ा इम्पॉसिबल लगता है। यानी कि सारी शर्तें जो आज है वो सब 15 साल तक कंटिन्यू रहेगी, समान रहेंगी, ऐसा होना बड़ा इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड इवेंट कभी भी हो सकती हैं जो कि सारे के सारे प्लान को डिलेड कर देती है। फॉर एग्जांपल, लोनी का दूसरे साल में या चौथे साल में एक्सीडेंट हो गया। अब ये एक्सीडेंट होना एक ऐसी चीज़ है जो कि जिससे इनकम भी रिड्यूस हो सकती है, डिसेबिलिटी भी हो सकती है, यहाँ तक कि लोनी की डेथ भी हो सकती है। या कहें कि लोनी के साथ कोई ऐसी सिकनेस हो गई जो कि क्रिटिकल कैटेगरी की सिकनेस है, जिससे कि लोनी हैंडीकैप्ड हो गया, पैरालाइज्ड हो गया या बहुत लॉन्ग टर्म के लिए कन्फाइंड टू बेड हो गया। तो उस सिचुएशन में भी वो अपनी लोन की जो EMI है उसको रिपेमेंट की पोजीशन में नहीं रहता। और भी सिचुएशंस हो सकती हैं, जैसे कि लोनी का घर डैमेज हो गया, जॉब चला गया या सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं रहा, तो उसका जो प्लान्ड आउटफ्लो है लोन के रिपेमेंट का, वो सारा सिस्टम तहस-नहस हो जाएगा। और ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट हर आदमी की लाइफ में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं होती रहती है। इन पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्सीडेंटल हैं।
क्रिटिकल इलनेस भी अपने आप में आना कि आपकी बॉडी से मशीनरी से रिलेटेड है, लेकिन इसका होना किसी को भी तो पता नहीं होता। ये भी ऑल ऑफ ए सडन जब आप डायग्नोज कराते हैं या अपना चेकअप कराते हैं तो ऑल ऑफ ए सडन पता लगता है कि इस तरीके की डिजीज हो गई, जो कि बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ ए पर्सन है। कोई भी पर्सन ये नहीं चाहेगा कि उसको कोई क्रिटिकल इलनेस हो, कोई भी पर्सन ये नहीं चाहेगा कि उसका एक्सीडेंट हो, या कोई भी पर्सन ये नहीं चाहेगा कि उसका जॉब चला जाए अपने एफर्ट्स से। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, तो लोनी का सारा प्लान्ड आउटफ्लो डिरेल हो जाता है। उस सिचुएशन में उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये आता है कि वो अपनी EMI, जिसको बोलते हैं इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, उस लोन की जिसको इसने अवेल किया है, रीपे करने की पोजीशन में नहीं होता। तो अगर लोनी डिफॉल्टर होता है, इसका इम्पैक्ट फाइनेंसर पर आता है। क्या इम्पैक्ट आएगा? लोनी डिफॉल्टर हो गया, इसका मतलब फाइनेंसर की किस्त नहीं आ रही है, और किस्त नहीं आ रही है तो उसकी इनकम नहीं हो रही है, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अब इंटरेस्ट तो दूर की बात हो जाती है, उसका मूलधन ही वापस नहीं आ रहा है, वो भी डूब रहा है। तो ऐसे केसेस में फाइनेंसर का NPA बढ़ जाता है, NPA बढ़ जाता है, जो कि किसी भी सूरत में फाइनेंसर के लिए बेनिफिशियल नहीं है, यहाँ तक कि उसका सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये जो सिचुएशन है लोनी के डिफॉल्टर होने की, और वो भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से होने की, ना तो लोनी के हाथ में ना फाइनेंसर के हाथ में। लोनी अपनी पेमेंट करने में फेल हो रहा है, फाइनेंसर अपनी अर्निंग्स करने में फेल हो रहा है। ये सिचुएशन दोनों के लिए ही खराब है। तो इसलिए जो लोन लिया गया है, जो ट्रांजैक्शन हुआ है दोनों के बीच में, जिसका कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ये किया गया था कि प्लान्ड आउटफ्लो होगा, यानी कि सारी किस्तें प्लान तरीके से रीपे की जाएंगी, वो सारा प्लान डिरेल हो गया, फेल हो गया। अब इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि फाइनेंसर का NPA हाई हो गया। अब ये NPA क्या है, इसको समझिए। NPA के मायने हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि इंडिया में अगर कोई एडवांस किया हुआ है या लोन दिया हुआ है, वो 90 डेज से ज़्यादा ओवरड्यू हो जाता है, तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में डाल दिया जाता है। यानी 90 डेज से ज़्यादा का मतलब 3 महीने से ज़्यादा की उसकी किस्तें नहीं आई हैं, तो उससे इनकम जनरेट नहीं हो रही है, इंटरेस्ट नहीं आ रही है, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गया है। अब उसमें एक और खतरा पैदा हो गया है कि जो लोन दिया गया है वो मूलधन भी डूबने का खतरा है। तो an asset becomes non-performing when it ceases to generate income for the bank। उससे बैंक की इनकम तो बंद हो ही गई, लेकिन उसका ओरिजिनल अमाउंट भी डूबने के कगार पर है। तो a loan is classified as a non-performing asset when it is not being repaid by the borrower। लोनी ने या बोरोअर ने अगर उसको रीपे नहीं किया है, तो लोन के अमाउंट को इन एरियर्स में डाल दिया जाता है। इन एरियर्स यानी कि ये अमाउंट ओवरड्यू हो गया है, इन एरियर्स में डाला हुआ है, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, और इसकी रिकवरी जरूरी है। रिकवरी होगी तो ही ओरिजिनल या मूलधन वापस आएगा, रिकवरी होगी तो ही इंटरेस्ट वापस आएगा, वरना फाइनेंसर का या बैंक का पैसा भी डूब जाएगा। ये दोनों सिचुएशन हो सकती है। अब ऐसी सिचुएशन में ये कैसे आगे बढ़ेगा अमाउंट, क्योंकि ना तो लोनी रीपे कर पा रहा है, ना फाइनेंसर को पैसा मिल रहा है।
तो दोनों सिचुएशन से बचने के लिए लोन प्रोटेक्शन कवर डिजाइन किया गया है। अगर लोनी या बोरोअर लोन प्रोटेक्शन कवर ले लेता है तो वो लायबिलिटी फ्री हो जाता है, उसकी सेविंग्स में रिडक्शन नहीं होता, उसको पीस ऑफ माइंड रहता है। फाइनेंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसका एनपीए रिड्यूस नहीं होगा, उसका कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा क्योंकि उसके बिहाफ पर इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी और फाइनेंसर को एडिशनल फी इनकम जनरेट होती रहेगी। तो ये जो बीच का सॉल्यूशन है कि इंश्योरेंस कवर ले लिया जाए, ये किसी भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट से लोनी को डिफॉल्टर होने से बचाता है। ये कवर किसी भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के फेल होने से बचाता है और फाइनेंसर के एनपीए को डुबोने से बचाता है। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो गई, दोनों के लिए फायदेमंद हो गया। तो क्वेश्चन ये है कि ये कवर किस तरीके से हो और कैसे डिजाइन किया जाए। और इस कवर को हमने एक ब्लेंडेड कॉम्बो के रूप में बनाया, यानी कि इसमें सिर्फ एक रिस्क कवर नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, लोन को सिक्योर करने के लिए जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन सभी को एक्सरसाइज किया जा सकता है। तीसरा, पीस ऑफ माइंड रहे इसके लिए इन एडिशन टू लोन प्रोटेक्शन कुछ और रिस्क भी इसमें डाल दी गई हैं जो कि लोनी के लिए सेफ्टी प्रोवाइड करती है। तो क्या है इसका यूनिक प्रोडक्ट प्रोपोजिशन, यानी इस प्रोडक्ट को किस तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें पर्सनल एक्सीडेंट सेक्शन लिया गया, पहली चीज। दूसरी चीज, क्रिटिकल इलनेस सेक्शन लिया गया। तीसरी चीज, लॉस ऑफ जॉब और लॉस ऑफ इनकम सेक्शन लिया गया। तो ये जो क्रिटिकल इलनेस है इसको लिस्टेड किया गया और 40 इयर्स तक कोई भी मेडिकल टेस्ट या एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट को वेव कर दिया गया। 40 के बाद इसकी जरूरत पड़ी। तो उसको ब्लेंडेड कॉम्बो बनाने के लिए 3 सेक्शन को कंबाइन किया गया: पर्सनल एक्सीडेंट, क्रिटिकल इलनेस, लॉस ऑफ जॉब एंड लॉस ऑफ अर्निंग्स। क्योंकि पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करने के लिए तीनों ही जरूरी होंगे। फिक्स सम इंश्योर्ड बेनिफिट देने की प्रोविजन किया गया और इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि कस्टमर को जो ईएमआई रिपे करना है वो उसमें ब्रेक नहीं आए, कंटिन्यूटी रहे। इसको और इसमें ये कंडीशन रखी गई कि कोई भी इंडियन सिटीजन या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई भी बैंक इस पॉलिसी को ले सकता है। इंडियन सिटीजन्स का है तो लोन या बोरोअर हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंक का है तो लोन प्रोवाइडर या फाइनेंसर हो गया। दोनों को ऑप्शन है, ये पॉलिसी ले सकते हैं। सेकेंडली, जो पॉलिसी ले रहे हैं उनके लिए एज लिमिट का रेस्ट्रिक्शन रखा गया है। मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 65 ईयर्स होनी चाहिए पॉलिसी लेने के लिए। मीन्स 18 to 65 years of persons are entitled to take this policy. नॉर्मली देखा ये भी गया है कि फाइनेंसर्स या बैंक 65 ईयर्स के बाद लोन देते भी नहीं। तो 18 to 65 इज ए रीजनेबल एज। तीसरा प्रोविजन ये किया गया है कि ड्यूरेशन ऑफ कवरेज जो होगा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि इंश्योर्ड चाहे तो अपने ऑप्शन पर पॉलिसी को 1 साल के लिए ले सकता है,
2 साल के लिए ले सकता है और 3 साल के लिए ले सकता है। ये तीनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं, 1 ईयर, 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स। तो हाईएस्ट सम इंश्योर्ड लिमिट 3 करोड़ रखा गया है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द प्रपोजल। अगर प्रपोजल जस्टिफाइड है तो अंडरराइटर अपनी चॉइस पर कंसीडर कर सकता है। तो ये जो 3 लिमिट हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट और ड्यूरेशन ऑफ कवरेज, दीज आर यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल टू ऑल द बायर्स ऑफ द पॉलिसी। 18 to 65 का कॉन्स्टेंट रहेगा, उसका ऑप्शन रहेगा वो 1 साल के लिए ले ले, 2 साल के लिए ले ले, 3 साल के लिए ले ले, ये ऑप्शन भी रहेगा, चाहे तो लोन ही ले ले, चाहे तो फाइनेंशियल ले ले। अब प्रोडक्ट कंपोजिशन को समझा जाए। सबसे पहली चीज तो यह है कि पॉलिसी 2 प्लान प्रोवाइड करती है, प्लान ए और प्लान बी। पॉलिसी में 3 तरीके की रिस्क शामिल है, पर्सनल एक्सीडेंट एंड चाइल्ड केयर अलाउंस, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लॉस ऑफ अर्निंग फॉर प्रोफेशनल पीपल एंड क्रिटिकल इलनेस। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये तीनों ही रिस्क कैटेगरी दोनों ही प्लान में शामिल है। यानी एज फार एज रिस्क कवरेज इज कंसर्न, प्लान ए और प्लान बी आर सिमिलर। रिस्क कवरेज में कोई डिफरेंस नहीं, तीनों सब्जेक्ट मैटर शामिल हैं, पीए भी, लॉस ऑफ जॉब भी और क्रिटिकल इलनेस। तो फिर डिफरेंस क्या है, ये समझना। डिफरेंस ये है कि प्लान ए को उस समय दिया जाएगा जब लोन दिया जा रहा है, यानी फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द लोन और फ्रॉम द डिसबर्समेंट डेट ऑफ द लोन। तो उसमें क्या फायदा होगा कि टोटल लोन अमाउंट एट द इंसेप्शन कवर हो जाएगा। मुझे अगर 5 लाख का 15 साल के लिए लोन लेना है तो जिस डेट को मुझे लोन डिसबर्स हो रहा है उसी डेट को मैं पॉलिसी भी ले लेता हूं, तो मेरा लोन अमाउंट इंसेप्शन से कवर हो गया, यानी डेट ऑफ डिसबर्समेंट से ही कवर हो गया। ये तो होगा प्लान ए में। प्लान बी ये कहता है कि जो आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट है सिर्फ वो कवर होगा, यानी कि लोन मैंने 1 साल पहले ले लिया, 2 साल पहले ले लिया, 3 साल पहले ले लिया, तो भी मैं ये पॉलिसी आज ले सकता हूं। अगर मैं आज ये पॉलिसी ले रहा हूं तो मेरा लोन उस डेट से जो कि मैंने लिया था उस डेट से तो कवर नहीं होगा, लेकिन आज की डेट में जितना आउटस्टैंडिंग है वो कवर हो जाएगा। तो बेसिक डिफरेंस सिर्फ प्लान ए और प्लान बी में यही है कि प्लान ए लोन की कमेंसमेंट डेट से स्टार्ट होता है, लोन की डिसबर्समेंट डेट से स्टार्ट होता है। प्लान बी सिर्फ आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट के लिए होता है, यानी कि लोन पहले ही ले चुके हैं और बीच में कभी भी आउटस्टैंडिंग पीरियड में पॉलिसी को लिया जा सकता है। अब जैसे आप किसी अपने दोस्त से मिले, उसने 2 साल पहले बैंक से लोन ले रखा है अपने व्हीकल के लिए, अब वो कहता है कि भाई लोन को चुकाने में दिक्कत आ रही है, मेरा जॉब जा सकता है, कभी एम्प्लॉयर ने वार्निंग दे दी है, मेरे को टर्मिनेट भी कर सकते हैं, छटनी में भी डाल सकते हैं वगैरह वगैरह, तो लोन प्रीपे करने की दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए मुझे? तो आप उसको तुरंत प्लान बी सजेस्ट कर सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट के प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास प्लान बी श्री लोन प्रोटेक्ट है, आप इसको ले लीजिए। अगर ऐसा होता है इमीडिएटली तो इंश्योरेंस कंपनी विल पे योर इंस्टॉलमेंट्स। तो ये बेसिक डिफरेंस प्लान ए और प्लान बी क्या है। अब इसमें लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट या लॉस ऑफ अर्निंग की सिचुएशन में होगा क्या, इंश्योरेंस कंपनी क्या कवरेज प्रोवाइड करेगी। ये लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और लॉस ऑफ अर्निंग अलग अलग इसलिए बोला जा रहा है कि जॉब जाना का मतलब तो ये है कि आप कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं वो एम्प्लॉयमेंट में,
लेकिन ये भी तो हो सकता है कि लोनी दुकानदार हो या कोई बिजनेसमैन हो या कोई सीए हो या वकील हो या कोई प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो सकता है। तो अब वो अपना इंडिपेंडेंट प्रोफेशन कर रहा है या अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहा है, उस केस में तो उसका लॉस ऑफ जॉब का तो खतरा है नहीं, क्योंकि वो किसी की नौकरी तो कर नहीं रहा, लेकिन उसकी इनकम का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ अर्निंग हो रहा है। और लॉस ऑफ अर्निंग हो रहा है, इसका मतलब वो किस्तें पे करने की स्थिति में नहीं। किस्तें पे नहीं करेगा तो फिर वही सिचुएशन आ गई कि लोन डिफाल्टर हो जाएगा। डिफाल्टर हो जाएगा तो फाइनेंसर के एनपीए को भी बढ़ाएगा। इसलिए जब वो ये पॉलिसी ले लेता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी प्लान ए के तहत भी मैक्सिमम 3 EMI पे करेगी, प्लान बी के तहत भी मैक्सिमम 3 EMI पे करेगी, यानी कि उसके लोन की कंटिन्यूटी बनी रहेगी। 3 EMI पे करने के बाद तब तक वो अपनी पोजीशन संभाल ले और उसके बाद फिर अपना रिपेमेंट ऑफ EMI स्टार्ट कर दे। तो ये प्रोटेक्शन इसमें मिला है। तीसरी कैटेगरी है क्रिटिकल इलनेस। अब अगर उसने प्लान ए ले रखा है जो कि लोन के समय ले रहा है और बीच में उसको क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, तो उसका क्रिटिकल इलनेस का जो अमाउंट है सम इंश्योर्ड वो उसको पे। और प्लान बी में भी क्रिटिकल इलनेस का जो अमाउंट है इलनेस का सम इंश्योर्ड वही पे होगा, लेकिन वो आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट के रिपेमेंट के लिए होगा। तो ये जो सम इंश्योर्ड का इसका पैटर्न है वो डिफरेंट है, वो हम अभी बताएंगे। क्योंकि पर्सनल एक्सीडेंट का सम इंश्योर्ड भी डिफरेंट रहेगा, क्रिटिकल इलनेस का सम इंश्योर्ड भी डिफरेंट रहेगा और लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट का भी रहेगा। लेकिन जो कवरेज होगा प्लान ए का और प्लान बी का, प्लान ए में तो इंसेप्शन से रिस्क कवर हो रही है, प्लान बी में आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे कवर हो रही है। तो लिमिटेशंस और क्लेम पेमेंट की कंडीशंस क्या रहेंगी वो आपको हम और डिटेल में समझाते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं कि क्रिटिकल इलनेस में क्या कवरेज रहेगी। देखिए, क्रिटिकल इलनेस के मायने यहाँ पर ये है कि लोन तो ले लिया, अगर उसको लोन लेने से पहले क्रिटिकल इलनेस है तो वो तो कवर नहीं होगा, क्योंकि वो तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होगी, वो तो इसमें कवर ही नहीं होगा। लोन पहले लिया हुआ है या लोन ले रहा है, उसके साथ में पॉलिसी ले रहा है, उसके बाद उसको किसी भी समय क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस हो जाती है, तो ये पॉलिसी कवरेज प्रोवाइड करेगी। लेकिन इस पॉलिसी में 10 क्रिटिकल इलनेसेस कवर्ड है और उन 10 में से कोई भी एक डायग्नोस होती है तो पॉलिसी का कवरेज अप्लाई हो जाएगा। तो वो 10 क्रिटिकल इलनेसेस का कवरेज इसमें प्रोवाइड किया गया है। सिमिलरली पर्सनल एक्सीडेंट के केस में अगर एक्सीडेंट लोन लेने से पहले ही हो चुका है तब तो कवरेज का कोई मतलब ही नहीं, लेकिन लोन ले रहे हैं उस वक्त पॉलिसी ले रहे हैं और उसके बाद कोई एक्सीडेंट होता है, फिर चाहे एक्सीडेंट से डेथ होती है, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी होती है, तो दोनों सिचुएशंस में कवरेज भी है। चाइल्ड केयर अलाउंस भी पेबल है और चाइल्ड केयर 2 बच्चों तक है, 2% के सम इंश्योर तक है, बच्चों की एज 21 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये टीए का कवरेज रहेगा। लॉस ऑफ जॉब की सिचुएशन ये है कि एम्प्लॉयर ने लोनी को या बोरोवर टर्मिनेट कर दिया है, डिसमिस कर दिया है, छटनी में निकाल दिया है, सस्पेंशन कर दिया है, रिट्रेंचमेंट कर दिया है, तो उसका लॉस जॉब तो गया और जॉब की वजह से उसका इनकम भी गया और इनकम गया तो फिर वो रिपेमेंट की पोजीशन में नहीं, इसलिए ये रिस्क इसमें कवर। ये तो रहा एम्प्लॉय के केस में।
दूसरी सिचुएशन है लॉस ऑफ अर्निंग, यानी कि बिजनेसमैन या प्रोफेशनल को अगर ऐसी सीरियस इंजरी हुई है कि वो मोबिलिटी की पोजीशन में ही नहीं, या ऐसी कोई इलनेस है कि वो मोबाइल होने की पोजीशन में है नहीं, यानी चल फिर भी नहीं सकता है, और कोई ऐसा लॉस या डैमेज हुआ है कि वो उसका वर्किंग प्लेस ही खत्म हो गया, जल गया है, डूब गया है, वहां से हटा दिया गया, तोड़ फोड़ दिया, या उसके हालात ऐसे हो गए कि वो अपने वर्किंग प्लेस तक पहुंच ही नहीं सकता, सड़क टूट गई, लैंडस्लाइड हो गया, रफ स्लाइड हो गया, उसका वर्किंग प्लेस तक वो पहुंचने की पोजीशन में ही नहीं, तो उसकी लॉस ऑफ अर्निंग रही। इस सिचुएशन में भी पॉलिसी का कवरेज अवेलेबल रहेगी। अब क्रिटिकल इलनेस का कवरेज कैसे दिया जाएगा? देखिए, अगर 40 साल से कम का बंदा है लोन जो लोन ले रहा है, तो कोई प्री मेडिकल नहीं रहेगा। 40 से ऊपर की एज है तो 50% मेडिकल एग्जामिनेशन का खर्चा कंपनी देगी और 50% उसको दिया करना पड़ेगा। 40 साल से कम का बंदा है उसको सबसे ज्यादा क्रिटिकल इलनेस का सम इंश्योर्ड अवेलेबल है, यानी 40 से 45 तक के पर्सन के लिए 50 लाख तक का कवरेज दिया जा सकता है। 46 से 50 तक के लिए 25 लाख का, और 51 to 55 के लिए केवल 10 लाख। ये ऐसा इसलिए है कि क्रिटिकल इलनेस की पॉसिबिलिटीज एज के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। 40 या 40 से कम का बंदा होगा तो क्रिटिकल इलनेस की पॉसिबिलिटी कम रहेगी, सम इंश्योर्ड उसको मैक्सिमम दिया जा सकता है। और 51 to 55 या इससे भी ज्यादा का बंदा है, आप तो 65 पॉलिसी दे सकते हैं, तो मिनिमम सम इंश्योर्ड यानी 10 लाख का ही क्रिटिकल इलनेस के लिए दिया जाए। तो यहाँ ये सम इंश्योर्ड क्रिटिकल इलनेस के केस में रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। हालांकि इंडिया में एक अच्छी पोजीशन ये है कि क्रिटिकल इलनेस के पेशेंट तो ज़्यादा है, इंसिडेंस रेट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सर्वाइवल रेट भी अच्छी है। 60% उनमें से सर्वाइव कर जाते हैं क्योंकि ट्रीटमेंट फैसिलिटीज अच्छी है, चाहे वो उन 10 में से किसी भी क्रिटिकल इलनेस का सफर हो। सर्वाइवल रेट बहुत अच्छी है क्योंकि एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज आ रही है। तो इसकी कवर की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि क्रिटिकल इलनेस एक ऐसी चीज है जिसका कि ट्रीटमेंट काफी लंबे टाइम तक भी चल सकता है, काफी खर्चीला भी होता है, और लोग ये मान के चलते हैं कि अगर लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रखी है तो वो क्रिटिकल इलनेस के केस में तो कुछ भी पे करेगी नहीं, क्योंकि वो तो 2 ही टाइम पे करती है, या तो इंश्योर की डेथ हो या वो उसका पीरियड मैच्योर हो जाए, तो और कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो क्रिटिकल इलनेस का कवरेज चाहिए ही चाहिए। अब कौन कौन से 10 क्रिटिकल इलनेसेस कवर्ड है ये देख लिया जाए। हालांकि सारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, लेकिन एक बार पढ़ लेने से आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी 10 क्रिटिकल इलनेसेस इस पॉलिसी के क्रिटिकल इलनेस सेक्शन में कवर्ड है, जिनमें से अगर इंश्योर्ड को एक भी हो जाएगी तो इंश्योर्ड को ये पॉलिसी क्लेम पे करेगी। यह है कैंसर ऑफ स्पेसिफाइड सीवियरिटी, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन यानी फर्स्ट हार्ट अटैक ऑफ स्पेसिफिक सीवियरिटी, ओपन चेस्ट CABG, CABG मीन्स कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, इसको आप लोग शॉर्ट में बाईपास सर्जरी बोलते हैं। इसमें ग्राफ्टिंग यानी आदमी की बॉडी में से स्किन काट करके ली जाती है और बाईपास सर्जरी के बाद वो स्किन यूज की जाती है, तो उसको कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग यानी CABG बोला जाता है। ओपन हार्ट रिप्लेसमेंट और रिपेयर ऑफ हार्ट वाल्व्स,
kidney failure requiring regular dialysis, stroke resulting in permanent symptoms, major organ bone marrow transplant, permanent paralysis of limbs, multiple sclerosis with persistent symptoms, and primary idiopathic pulmonary hypertension. ये 10 तरीके की क्रिटिकल इलनेसेस इस पॉलिसी में कवर्ड हैं। इनमें से लोन लेने के बाद लोनी को अगर कोई सी एक भी डायग्नोस हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी से लोन प्रोटेक्ट के तहत जितना सम इंश्योर्ड है उतना क्लेम प्रोवाइड करती है। तो ये हुआ क्रिटिकल इलनेस। क्रिटिकल इलनेस में ही प्रीमियम कैसे होगा ये दिखाएंगे। सेकंड आते हैं पर्सनल एक्सीडेंट का कवरेज क्या रहेगा। तो पर्सनल एक्सीडेंट में केवल 2 कंपोनेंट कवर्ड हैं इसमें, एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, यानी परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी या टेम्परेरी डिसेबिलिटी कवर्ड नहीं है, पहली चीज़। दूसरे, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी के मायने ये है कि जितना सम इंश्योर्ड है वो 100% पेएबल है। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी 9-10 तरीके से हो सकती है, जैसे किसी भी पर्सन के दोनों आँख चले जाएं, दोनों कान चले जाएं, दोनों हाथ चले जाएं, दोनों पैर चले जाएं, या कॉम्बिनेशन में एक हाथ एक पैर चला गया, एक आँख एक हाथ चला गया, एक आँख एक पैर चला गया, या बॉडी टोटली पैरालिसिस हो गई, या लॉस ऑफ स्पीच या लॉस ऑफ वन लिम्ब हो गया। तो ये जो 9-10 कॉम्बिनेशन है, इनमें से किसी भी एक कॉम्बिनेशन में अगर इंश्योर्ड आ जाता है बिकॉज ऑफ पर्सनल एक्सीडेंट और वो एक्सीडेंट पॉलिसी पीरियड में हुआ हो, तो पॉलिसी पर्सनल एक्सीडेंट का 100% सम इंश्योर्ड पे करती है। पीए का प्रीमियम निकालने के जो तरीके हैं वो एज बैंड के हिसाब से नहीं होते, क्योंकि एज बैंड का फंडा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर लागू होता है। पीए का जो प्रीमियम कैलकुलेट होता है वो रिस्क ग्रुप के बेसिस पर होता है। रिस्क ग्रुप के मायने ये है कि जो रिस्क की कैटेगरी है उसके कौन से ग्रुप में इंश्योर्ड आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को पर्सनल एक्सीडेंट की पॉलिसी लेनी है तो इंश्योरेंस कंपनी मेरा प्रोफेशन देखेगी, जॉब देखेगी, नेचर ऑफ वर्क देखेगी, मेरी एज नहीं देखेगी, क्योंकि पीए का प्रीमियम एज बैंड के बेसिस पर नहीं लिया जाता। ये देखेगी इंश्योरेंस कंपनी कि मैं लो रिस्क कैटेगरी में आता हूँ, मीडियम रिस्क कैटेगरी में आता हूँ या हैवी रिस्क कैटेगरी में आता हूँ, और ये उसके नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ जॉब या नेचर ऑफ प्रोफेशन से डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंटेंट, डॉक्टर, लॉयर, आर्किटेक्ट, कंसल्टिंग इंजीनियर, टीचर्स, बैंकर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ये सब लो रिस्क कैटेगरी में आते हैं, रिस्क ग्रुप फंड में आते हैं। उसके पीछे लॉजिक ये है कि ये जिस वर्क प्लेस पर काम करते हैं वहाँ एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी 0 या नील होती है, बहुत रेयर। तो ये सेफेस्ट कैटेगरी मानी जाती है। जैसे डॉक्टर है तो हॉस्पिटल में काम करेगा, अकाउंटेंट है तो ऑफिस में काम करेगा, टीचर है तो स्कूल में काम करेगा, बैंकर है तो बैंक में काम करेगा, और ये सेफेस्ट प्लेसेस ऑफ वर्किंग कहलाते हैं। अब क्योंकि ये सेफ प्लेस पर काम कर रहे हैं तो इनके लिए प्रीमियम रेट भी कम होगी। लोअर इज द रिस्क, लोअर इज द रेट ऑफ प्रीमियम, हायर इज द रिस्क, हायर इज द रेट ऑफ प्रीमियम। सेकेंड ग्रुप है मीडियम रिस्क। मीडियम रिस्क के मायने ये है कि जो प्रपोजर है, पॉलिसी लेने वाला है, ही इज वर्किंग एट अ प्लेस विच इज सपोज टू बी ऑफ हाई रिस्क, ए लिटिल हाई रिस्क। जैसे फील्ड जॉब है, बिल्डर है, कॉन्ट्रैक्टर है, ड्राइवर है, मशीन ऑपरेटर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं,
मैकेनिक्स हैं, प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, ये सब फील्ड में काम करते हैं। तो वहाँ एक्सीडेंट के चांसेस एज कंपेयर टू रिस्क ग्रुप 1 ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको मीडियम रिस्क माना जाता है। तो यहाँ प्रीमियम रेट थोड़ा ज़्यादा होगा। तीसरी कैटेगरी है हैवी रिस्क, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। अब इसमें कौन आते हैं? जॉकी यानी घुड़सवार, माउंटेनियर्स पहाड़ पर चढ़ने वाले, विंटर स्पोर्ट्स खेलने वाले, स्कीइंग करने वाले, आइस हॉकी खेलने वाले, हैंड ग्लाइडिंग करने वाले, राफ्टिंग करने वाले, पोलो प्लेयर्स, ये सब वो लोग हैं जिनके की जॉब में हाई रिस्क है। जैसे कोई पर्सन माइनिंग में काम कर रहा है, या एक्सप्लोसिव मैगजीन्स में काम कर रहा है, या इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस पे काम करता है, या हाई टेंशन लाइन पे काम करता है। तो यहाँ तो वो वाली पोजीशन है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, 1 मिनट में जान चली जाने का खतरा रहता है। तो ये बहुत हैवी रिस्क है, इसलिए इसको रिस्क ग्रुप 3 कहा जाता है। और इस ग्रुप में आने वाले का प्रीमियम रेट थोड़ा ज़्यादा होगा। तो पीए का प्रीमियम निकालने के लिए यही तीनों रिस्क कैटेगरी थे। पर्सनल एक्सीडेंट के केस में ये भी देखा जाएगा कि चाइल्ड केयर अलाउंस भी पेबल है। ये चाइल्ड केयर अलाउंस के मायने ये है कि अगर डेथ या परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हुई है इंश्योर्ड, तो उसके 2 बच्चों को चाइल्ड केयर अलाउंस, अगर एक है तो 1 को, 2 है तो 2 को, मैक्सिमम 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड तक पेबल होगा, बशर्ते कि बच्चे 21 साल से कम के। मैक्सिमम 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड, एज लिमिट इज 21 मैक्सिमम, और 2 तक के लिए कवर हो जाएगा। अब लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन ऐसी है जिसमें कि एम्प्लॉयर ने अगर एम्प्लॉय को या लोनी को या बोरोर को टर्मिनेट किया है, या उसका वो डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया है, वो यूनिट ही बंद कर दी गई है, या उसको डिसमिस कर दिया है, या उसको छुट्टी में डाल दिया है, तो उसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयर ने उसको निकाला है। एक दूसरी सिचुएशन भी है, जैसे लोनी ने खुद ही रिजाइन कर दिया है या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है। इस सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी कुछ भी पे नहीं करेगी, क्योंकि उसको जॉब से निकाला नहीं गया, उसने खुद जॉब छोड़ा, तो इंश्योरेंस कंपनी कोई क्लेम पे नहीं करेगी। लेकिन एम्प्लॉयर ने अगर उसको परमानेंटली रिटायर कर दिया है, जॉब से निकाल दिया गया है, छुट्टी में डाल दिया है, टर्मिनेट कर दिया है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे करेगी। तो लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन एम्प्लॉयर की तरफ से होनी चाहिए। एम्प्लॉय की तरफ से अगर कोई केस रेजिग्नेशन या सुपर एन्यूएशन या अर्ली रिटायरमेंट का है, देन द क्लेम इज नॉट पेड। और इसी तरीके से लॉस ऑफ अर्निंग का केस, यहाँ पर कि प्रोफेशनल को कोई सीरियस इंजरी हो गई है, मोबिलिटी की पोजीशन नहीं रही है, वर्किंग प्लेस उसका डैमेज हो गया है, या वर्किंग प्लेस तक एक्सेस नहीं रही है, उस केस में उसका लॉस ऑफ अर्निंग होना तय है। चाहे वो बिजनेसमैन हो, प्रोफेशनल हो, सीए हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, पेंटर हो, सिंगर हो, कुछ भी हो, क्योंकि ये प्रोफेशनल्स अपनी इनकम के बेस पर रहते हैं, डिपेंडेंट है। जब इनकी इनकम ही नहीं रही तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे करेगी। अब प्रोसेस आउटले को समझिए। इस पॉलिसी का एक कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस आउटले बनाया गया, जो कि बहुत अच्छी तरीके से पिक्चर को क्लैरिफाई करता है। मतलब ये है कि आप इस पॉलिसी को कैसे सेल करें, और लोन का प्रोसेस आउटले क्या होता है। देखिए, सबसे पहले कस्टमर अप्लाइज फॉर लोन फ्रॉम ए फाइनेंशियल कंपनी या बैंक
या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, तो वो अप्लाई करेगा। जैसे उसने अपनी एप्लीकेशन दी तो उसकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की या बैंक की या फाइनेंसर की क्रेडिट टीम उसकी एप्लीकेशन को पहले स्क्रूटनाइज करेगी, अगर सूटेबल है तो लोन सैंक्शन करेगी। जब लोन सैंक्शन हो जाता है तो फिर सेल्स टीम उस पर काम शुरू कर देती है। तो सेल्स टीम ऑफ द फाइनेंसर गोज टू द कस्टमर फॉर डॉकेट साइनिंग विद सेल्स टीम, यानी कि फिर उससे लोन से रिलेटेड डॉकेट यानी पेपर में सारे पेपर साइन कराए जाएंगे, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि फाइनेंसर मॉर्टगेज भी मांग सकता है, सिक्योरिटी भी मांग सकता है, गारंटर भी मांग सकता है, ये सब डॉक्यूमेंट्स साइन होते हैं। अच्छा, उसी स्टेज में जबकि पेपर साइन हो रहे हैं, अगर आपका श्री लोन प्रोटेक्ट का प्रपोजल फॉर्म उसी स्टेज पर दे दिया जाए या उन पेपर्स में शामिल है, तो आपका श्री लोन प्रोटेक्ट का प्रपोजल फॉर्म भी साइन हो जाएगा। क्योंकि लोनी को तो इंश्योरेंस चाहिए, अगर लोनी नहीं ले रहा है तो फाइनेंसर ले लेगा, और अमाउंट तो लोनी का ही कटना है। तो उस वक्त अगर वो प्रपोजल फॉर्म है तो वो भी साइन हो जाएगा। तो ये स्टेज है जहां पर कि प्रपोजल फॉर्म को पिच करना है। देन पिच फॉर श्री लोन प्रोटेक्ट मेड ड्यूरिंग डॉकेट साइनिंग, यहाँ आपको पिच करना आपका प्रपोजल फॉर्म। फिर ये डॉकेट साइन हो गया, प्रपोजल भी साइन हो गया, तो कस्टमर एग्रीज एंड साइंस द प्रपोजल फॉर्म एंड देन द लोन इज डिस्बर्स्ड। लोन डिस्बर्स्ड होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम भी डिस्बर्स हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के लिए। तो प्रपोजल एंड प्रीमियम चेक इज कलेक्टेड बाय सेल्स टीम एंड द फाइनेंसर्स एंड गिवन टू द ओपीएस डिपार्टमेंट उनका। फिर उसके बाद कंप्लाइज इंश्योरेंस डिटेल्स इन एक्सेल फॉर्मेट्स एंड सेंड द डिटेल टू रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स, और पॉलिसी इश्यू हो जाती है। तो एक कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस आउटले ये कहता है कि जहां आपको प्रपोजल फॉर्म पिच करना चाहिए उस स्टेज पर अगर आप ये दे देते हैं तो आपका डॉकेट साइनिंग के समय प्रपोजल फॉर्म साइन हो जाएगा और लोन भी डिस्बर्स हो जाएगा, आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम भी आ जाएगा। इसी तरीके से क्लेम प्रोसेस आउटले भी बनाया गया कि कैसे क्लेम होगा, क्योंकि जहां फाइनेंसर इन्वॉल्व है वहां क्लेम का अमाउंट फाइनेंसर को पहले जाएगा, उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट बहुत किया जाएगा। अब जहां वैल्यू मनी की है, क्योंकि फाइनेंसर का मनी इन्वॉल्व है, तो फाइनेंसर को अपने मनी को प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए ये पॉलिसी लेना या इंश्योर से या बोरोवर से दिलवाना जरूरी हो जाता है। वहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि श्री राम से ही क्यों लिया जाए, तो आपको वहाँ अपने वो प्लस पॉइंट या वो यूएसपी बताने हैं कि आपके पास क्या है। आप कह सकते हैं कि हमारे पास एसएमएस फैसिलिटी है रिन्यूअल्स के लिए, रिमाइंडर्स के लिए, पॉलिसी इश्योरेंस के लिए। बिजनेस फिगर्स आर सेंट टू चैनल पार्टनर्स वाया ऑटो मेल ऑन डेली बेसिस। ऑल MIS वाया ऑटोमेटेड मेल सिस्टम इज अवेलेबल। लार्जेस्ट ब्रांच नेटवर्क है, बिगेस्ट सेल्स फोर्स है। ये सारे सिस्टम हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है, नेशनल कोऑर्डिनेटर डेडिकेटेड टू हैंडल द रिलेशनशिप है। मैट्रिक्स सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, फ्लैट स्ट्रक्चर है, नो क्लेम फाइल या क्लेम का स्टेटस किसी भी स्टेज पर देखा जा सकता है। आपको इसमें एक और हेल्प मिल सकती है कि श्री राम का इन लोगों से टाई अप है, इन इंस्टीट्यूशन से टाई अप। यह है आवास हाउसिंग फाइनेंस, हिंदुजा लीलैंड हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया होम लोन्स, DMI हाउसिंग फाइनेंस, श्री राम हाउसिंग फाइनेंस, सुप्रीम हाउसिंग फाइनेंस एंड एक्सिया होम लोन। और ये घटते बढ़ते रहते हैं, कभी इनमें से एक दो निकल गए, कभी दो तीन नए जुड़ गए। तो इन लोगों को आप अपना प्रपोजल फॉर्म दे के रख सकते हैं, जो कि श्री राम का श्री लोन प्रोटेक्ट आपको सेल कर देंगे। तो ये हेल्प आप ले सकते हैं। अब आता है प्रीमियम पार्ट।
तो पॉलिसी का प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होगा? प्रीमियम का फॉर्मूला है बेसिक रेट इंटू सम इंश्योर्ड माइनस डिस्काउंट। जैसे आपको लेना है प्रीमियम लॉस ऑफ जॉब और लॉस ऑफ अर्निंग का, या आप सबसे पहले कहें पर्सनल एक्सीडेंट का। तो पर्सनल एक्सीडेंट की 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई, रिस्क 1, रिस्क 2, रिस्क 3, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क। रेट पर मिल यानी पर 1000। एज का इससे कोई लेना देना है नहीं, ये देखना है कि वो लोनी कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, नेचर ऑफ जॉब या नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से। अगर वो हमारे रिस्क 2 का है तो 0.95 की रेट उस पर अप्लाई हो जाएगी। लॉस ऑफ जॉब और लॉस ऑफ अर्निंग के लिए 50 रुपीज़ पर मिनट टू बी चार्ज ऑन EMI। जितनी EMI है उस पर 50 पे पर 1000 के हिसाब से प्रीमियम रेट चार्ज हो जाएगी। लेकिन क्रिटिकल इलनेस जो है उसका प्रीमियम एज बैंड के हिसाब से अप्लाई होता है, यानी 18 से 25, 26 से 30, 31 से 35 ऐसे 5-5 साल के बैंड बनाए हुए हैं। 65 और 65 से ऊपर भी अगर पॉलिसी कंटिन्यू चलती है तो उसके भी प्रीमियम रेट ऑलरेडी अवेलेबल है। और इस पॉलिसी में एक चीज़ और आप जो कर सकते हैं वो ये है कि अगर कोई ग्रुप साइज ये पॉलिसी ले रहा है, जैसे पूरा कोई एसोसिएशन है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये अगर ये पॉलिसी ले रहे हैं तो आप ग्रुप के साइज के हिसाब से डिस्काउंट दे सकते हैं। ये 2% से शुरू होता है, 8% तक चलेगा। 450 से बड़ा ग्रुप है तो 8% तक आप दे सकते हैं। दूसरा, आप डिस्काउंट एक और दे सकते हैं जो कि पॉलिसी टेन्योर से रिलेटेड है। पॉलिसी टेन्योर के मायने ये हैं कि पॉलिसी 1 साल के लिए तो कोई डिस्काउंट देगी नहीं, लेकिन अगर 2 साल के लिए ली जा रही है तो 3%, 3 साल के लिए ली जा रही है तो 6% आप दे सकते हैं। ये डिस्काउंट अवेलेबल है। अब इसी में तो आपके टारगेट कस्टमर कौन होंगे? कोई भी पर्सन जो लोन ले रहा है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोन प्रोवाइड करता है, या आजकल बिल्डर्स और वो हाउसिंग सोसाइटियाँ भी, क्योंकि जो हाउसेस सेल करते हैं उनको भी अगर आप अपना प्रपोजल फॉर्म दे के रखते हैं तो वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। कस्टमर्स हु हैव ए लॉन्ग टर्म ड्वेलिंग इंश्योरेंस लोन, तो वहाँ भी ये प्रपोजल आपका काम करेगा। और क्योंकि आपका बैंक का चैनल है तो ये सभी आपसे रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं और इन सभी को आपको ये प्रोडक्ट दे के रखना चाहिए। इस प्रोडक्ट की कंपोजिशन में जो मैंने आपको बताई है कि 3 कैटेगरी हैं जो कि हर पॉलिसी में शामिल है। पर्सनल एक्सीडेंट, चाइल्ड केयर अलाउंस 1, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लॉस ऑफ अर्निंग 2 और क्रिटिकल इलनेस 3। अब इसमें कई बार ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि भाई मैंने लोनी ने PA पॉलिसी अलग से ले रखी है ऑलरेडी और अच्छे खासे अमाउंट के लिए रखी है, तो वो कहेगा साहब PA तो मेरे पास ऑलरेडी है। तो ऐसी सिचुएशन में ये किया जा सकता है, ऐसा कोई प्रपोजल आपके पास आता है तो कि ठीक है PA को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और क्रिटिकल इलनेस आपको 2 सेक्शन दे देते हैं। प्लान आपकी मर्जी पर प्लान A, प्लान B वो सिचुएशन के हिसाब से होंगे कि अगर आप अभी लोन ले रहे हैं तो प्लान A दिया जाएगा और पहले का लोन चल रहा है तो प्लान B दिया जाएगा। तो ये ऑप्शन इसमें अवेलेबल हो सकता है। बाकी नॉर्मल केस में प्रोडक्ट कंस्ट्रक्ट यही रहेगा, दोनों प्लान में तीनों रिस्क शामिल रहेंगी और ये पॉलिसी किसी भी लोनी को, बोरोअर को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दी जा सकती है। तो ये है पॉलिसी। अब आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? टर्मिनेशन का रीज़न एम्प्लॉयर की मर्जी पर होता है, क्योंकि अब जैसे
गूगल है, अमेजन है, ये एक ही बार में 2000 एम्प्लॉय निकाल दिए, छटनी कर दी। तो ये एम्प्लॉयर की इच्छा कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो टर्मिनेशन लेटर देते हैं, उसमें रीजन लिख के देते हैं।